बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर देखें, इजमा एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, इजमा और उसकी टाइप्स ऑफ इजमा। ठीक है, तो देखो वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है ना बेटा, तो अब हमारे पास चांस नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को लीव कर सकें। नो डाउट कि अजीब सा क्वेश्चन है। एक 10 मार्क के क्वेश्चन में उसने कोई 20 मार्क 25 मार्क के करीब चीजें पूछ ली हैं। ठीक है, और देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन्होंने नरेट की है, माय कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एरर, द प्रॉफिट्स हदीस एनकरेजेस द यूज ऑफ इजमा, आउटलाइन दीज थिंग्स ना। नंबर वन, व्हाट कंसेंसस ऑफ ओपिनियन इज एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इजमा देयर आर। अगर सिर्फ ये जो मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है ना, अगर सिर्फ ये भी 10 मार्क में दे देता तो इनफ था। ठीक है, लेकिन उसने एक और पार्ट पूछ लिया, हु इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इजमा, क्वालिफिकेशन बताओ। और अभी आप देखेंगे ये क्वालिफिकेशन बड़ी खतरनाक है। ठीक है, ये नॉर्मल सिंपल सी क्वालिफिकेशन नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसने एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल भी नहीं, एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ द प्रॉफिट एंड द राइटी गाइड कैलिफ प्रैक्टिस इजमा। यानी अगर इस क्वेश्चन के ये जो 3 पार्ट्स हैं, अगर हम इसकी डिटेल करना चाहें तो आराम से 40-50 पेज तो बना सकते हैं। लेकिन इसने कहा कि भाई आप इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लें। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनना बेटा। ट्रिक क्या है इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस में? जब इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो उसको कभी भी मुश्किल ना समझें, ये आसान है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे सिर्फ ये ग्रीन वाला पॉइंट पूछ लिया जाता कि व्हाट इज इजमा एंड काइंड्स ऑफ इजमा, तो आप बोलते यार काइंड्स ऑफ इजमा तो मुझे याद ही नहीं है, तो मेरा तो क्वेश्चन लॉस्ट हो गया। आई बात समझ में? तो अब जब इसमें इतने सारे कंटेंट पूछ लिए ना, तो जो आता है उसकी फुल डिटेल छाप दो, और जो नहीं आता उसके बारे में थोड़ा बहुत एड्रेस कर दो बस। आई बात समझ में? मार्क्स अच्छे आ जाते हैं फिर भी। तो इसमें फायदा ये है कि इसमें कंटेंट ज्यादा पूछ लिया एग्जामिनर ने। जब कंटेंट ज्यादा पूछ लिया है, तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों को व्हाट इज इजमा बहुत अच्छा याद होता है। ठीक है, काइंड्स में या टाइप्स में जरा मसला हो जाता है, क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा मसला होता है, उसके बाद एग्जाम्पल्स तो इजमा की बहुत सारी याद होती है बच्चों को। ठीक है, प्रॉफिट और राइटी गाइडेड कैलिफ्स के जमाने की बहुत सी एग्जाम्पल्स बच्चों को याद होती हैं, जो आप बहुत डिटेल से लिख सकते हैं। तो अक्लमंद बच्चा कभी भी इस किस्म के क्वेश्चन को देखकर घबराता नहीं है। ठीक है, जिसमें कंटेंट ज्यादा हो, क्योंकि हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ। ठीक है, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे अगर दरम्यान में 1-2 पॉइंट मिस भी हो गए, तो वो 1-2 पॉइंट मिस होंगे, पूरा आंसर लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो बेटा अब इसकी पैराग्राफिंग कैसे होगी। सबसे पहले पैरा नंबर 1, ठीक है, इजमा एज अ थर्ड सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग इन इस्लाम, और इसमें लिख दो मेरे भाइयों डन। और ये क्या था मेरे बच्चों, आपको मालूम है कि इसमें हम वही लिखेंगे, इजमा लिटरली मींस, इजमा, द वर्ड इजमा इज ड्राइव फ्रॉम जुमा एंड जमात, विच मींस टू, टुगेदर, टू कलेक्ट। ठीक है, और जो है वो क्या कहते हैं, यूनानिमिटी। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग आ गए इसके लिटरल मीनिंग। और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में इजमा किसे कहते हैं? अग्रीमेंट ऑफ द बिलीवर्स ऑन अ पॉइंट ऑफ फेथ और एक्शन वेयर कुरान एंड हदीस आर साइलेंट। फिर हम बता देंगे कि सम स्कॉलर सेज कि भाई ओनली द फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी का इजमा एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर सेज कि इट इज द कंसेंसस ऑफ द लीगल एक्सपर्ट्स ऑफ एनी करंट एरा। ठीक है, हमारे एरा में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता था। और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इजमा, इजमा की अथॉरिटी फ्रॉम द कुरान एंड हदीस, कि भाई इजमा हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, कुरान में ऑर्डर किया गया है इजमा करने को। क्या ऑर्डर किया गया कुरान में? क्या कहते हैं, एंड होल्ड फास्ट ऑल टुगेदर द रोप ऑफ अल्लाह, बी नॉट डिवाइडेड अमंग योरसेल्व्स। और इसी तरह इजमा का हदीस में भी ऑर्डर किया गया है। ठीक है, माय कम्युनिटी विल नेवर एग्री अपॉन एरर। ठीक है, और इजमा का के बारे में हदीस में बता दिया गया है कि जहां पर इजमा होगा वहां पे श्योरिटी ऑफ डिसीजन होगा, वहां पे अदर ऑप्शंस पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि जहां मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स का फैसला होगा उसके अंदर करेक्शन होगी। और इसी तरह होली प्रॉफेट ने फरमाया था यदुल्लाहि अलल जमा। ठीक है, यानी अल्लाह's हैंड इज विद द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। आई बात समझ में? तो इतनी बात याद रखिएगा, इट नेवर डिसएग्री विद द प्रीवियस सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी कुरान और हदीस के कभी भी डिसएग्री नहीं करते, ये सारा पुराना लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कहा सिर्फ लिख लो डन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मेरे भाइयों। ठीक है, टाइप्स ऑफ इजमा।
देखो मेरे भाई, आपने जो टाइप्स ऑफ इजमा लिखनी है ना, ठीक है, जरा गौर से सुनना है, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो लिखना मेरे भाई। टाइप्स ऑफ इजमा की हेडिंग लिखी, ये वाली नहीं लिखी। फिर उसके बाद जो है वो प्रिजम्पटिव की हेडिंग लिखी, और वो कुछ भी नहीं लिखा ये, सही है, ये भी कट, ये भी कट। आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे इस ग्रीन वाले पॉइंट से। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, ठीक है, दीज टू सब टाइप्स ऑफ इजमा आर एज फॉलोज। जरा जल्दी से लिखो ये, लिखने के बाद तफसील से समझाऊंगा, बहुत आउटस्टैंडिंग है, बी क्विक। देखो मेरे भाइयों, एक बात को समझो, इजमा के दो टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, यही वाली टाइप्स जो मैं करवा रहा हूँ। बाकी दूसरी टाइप्स को बस रीड आउट कर लेना, वो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इजमा की दो टाइप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही दो टाइप्स इंक्लूडेड है, ठीक है। और बहुत गौर से सुनिए कि ये दो टाइप्स कौन सी हैं। एक तो हो गई एक्सप्रेस कंसेंसस, वर्ड से ही समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। और दूसरी हो गई टैसिट कंसेंसस। टैसिट कह लो या ऊपर छोटा सा लिख लो साइलेंट, ठीक है, साइलेंट कंसेंसस। और ये भी पॉइंट लिख लो, फिर मैं तफसील से एक साथ समझाता हूँ, बी कोई। देखो, मैंने कहा इजमा की एक टाइप है एक्सप्रेस कंसेंसस, यानी एक्सप्रेस इजमा, और एक टाइप है साइलेंट इजमा। वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। एक्सप्रेस इजमा वो होता है जिसमें ईच स्कॉलर अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करे, ठीक है, अपने ओपिनियन को अपने वर्ड में एक्सप्रेस करे, चाहे वो वर्ड वो राइट डाउन करके दे या फिर वर्बली स्पीच करके बता दे। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेस इजमा में एग्जाम वो स्कॉलर अपने ओपिनियन को अपने वर्ड्स में जो है वो इन राइटिंग या वर्बली एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और उसके बाद सारे स्कॉलर, ठीक है, उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर अग्रीमेंट शो करेंगे इन देयर वर्ड्स, इन देयर वर्ड्स, ठीक है, चाहे वो रिटर्न में हो चाहे वर्बल हो, ठीक है। तो अगर स्कॉलर्स अपने ओपिनियन को एक्सप्लिसिट और क्लियर मैनर में, ठीक है, लिखकर या वर्बल स्टाइल के अंदर क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस इजमा। कितना सिंपल है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु when was appointed as the caliph, everyone came and took oath of caliphate on the hand of Abu Bakr रज़ियल्लाहु तआला अन्हु explicitly, यानी clearly, apparently, ठीक है। तो उन्होंने आकर ओथ ली, बैत ली, ठीक है, जिसको का इसलिए वो इजमा हो गया, कंसेंसस हो गया। आ गई बात समझ में। और इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं, अब सुने, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्कॉलर्स, बेटा गौर से सुनना, सम ज्यूरिस्ट मतलब सम स्कॉलर्स अपना ओपिनियन ऑफर करते किसी मैटर से रिलेटेड, यानी अपना ओपिनियन शो करते, और सारे स्कॉलर्स को वो ओपिनियन पता लगता है, ऑल अदर्स केम टू नो ऑफ इट एंड दे रिमेन साइलेंट। जब उन्हें पता लगता है तो वो साइलेंट रहते हैं, ठीक है, ना वो ऑब्जेक्शन करते हैं ना कोराबोरेट करते हैं। कोराबोरेट का मतलब मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है, फर्दर एम्फेसाइज कर देना, सपोर्ट कर देना विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एंड देयर हैज पास द इनफ टाइम, ठीक है, कि और इस ओपिनियन को पास किए हुए इनफ टाइम गुजर चुका हो जब से ये उन्होंने ओपिनियन दिया था। यानी इनफ टाइम का क्या मतलब है कि सारी दुनिया को या सारी दुनिया के स्कॉलर्स को वो पता लग जाए कि भाई फला फला स्कॉलर्स के ये ओपिनियन है, और वो पता लगने के बाद भी उसके ऊपर खामोश रहे, ऑब्जेक्शन ना करे, तो दैट इज कॉल्ड साइलेंट अग्रीमेंट, यानी साइलेंट इजमा, ठीक है, साइलेंट इजमा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ भाई, एक मिनट जरा ना, सारे बिल्कुल खामोश रहिएगा, अभी पहले एक बात सुन ले, उसके बाद फिर हम इजमा की तरफ आ जाएंगे। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ
कि मैं कल जो है वो क्या कहते हैं क्लास दोपहर के बजाय रात में ही रखूंगा, ठीक है। मैं कल संडे को क्लास दोपहर के बजाय रात में ही रखूंगा 9 o'clock पर ही, ठीक है। तो कोई इशू तो नहीं है? गुड, आप लोगों को कोई इशू नहीं है, ठीक है। लिहाजा आई मेड द अनाउंसमेंट, आई एम मेकिंग द अनाउंसमेंट कि क्लास रात को ही होगी, ठीक है। अब गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ भाई। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि कल संडे वाली क्लास 9 PM पर होगी, ठीक है, आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो दैट इज कॉल्ड योर एग्रीमेंट। आई बात समझ में? यही होता है स्कॉलर का, ठीक है। कि अगर स्कॉलर्स की जिम्मेदारी होती है कि अगर सामने से कोई गलत ओपिनियन आया है तो फौरन उसके ऊपर ऑब्जेक्शन शो करें और आर्ग्यूमेंट्स दें। मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं, स्कॉलर्स की जरूर है, ठीक है, और वो उसके लिए विजिलेंट रहते हैं, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा, इसको इजमा सुकूती या साइलेंट इजमा इसीलिए कहा जाता है कि हम साइलेंट रहकर अपना ओपिनियन अग्रीमेंट में दे देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई कल क्लास होगी दोपहर को, तब वो शाम रात को, तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, दैट्स व्हेन यू अग्रीड ऑन द मैटर एंड दैट इज कॉल्ड कंसेंसस। लेकिन ये कंसेंसस साइलेंट कंसेंसस है, ठीक है, या टैसिट कंसेंसस है। इसको इजमा अल रुख्सा या इजमा सुकूती, सुकूत कहते हैं खामोश होने को है, ठीक है, इसको इजमा सुकूती भी कहा जाता है, ठीक है। सुकूत, खामोश, खामोशी, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गए इजमा की दो टाइप्स, कितनी आसान है, एक्सप्रेस इजमा, टैसिट इजमा, ठीक है। अब आ जाओ हमारे हैं हु इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इजमा के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर कि ये टैसिट इजमा की क्या एग्जांपल होगी, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को कंपाइल करवाया, हजरत अबू बकर ने कुरान को कंपाइल करवाया, मदीना के अंदर कंपाइल्ड हुआ, ठीक है, सारे लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब मदीना के अंदर कंपाइल्ड हुआ, सारे लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, गौर से सुनने की बात है, सारे लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन मदीना के, ठीक है, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खामोश रहकर उस इजमा को मान लिया, और आज तक वही कुरान एज इट इज, ठीक है, फॉलो हो रहा है। जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था, अल्लाह ताला ने 100% उसकी हिफाजत की, ठीक है, और कंपेनियंस से उसको प्रिजर्व करवाया, और आज तक वही कुरान फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो वो साइलेंट इजमा हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो अब आ जाओ, ये जरा दो ओपिनियंस लिखो, फिर समझाता हूँ, बी क्विक। तो बच्चे से जब ये पूछा जाता है कि बेटा हु इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इजमा, तो वो बताता है कि सर जिसकी ग्रेट नॉलेज की, हदीस की, और करंट सिचुएशन इन कंसिडरेशन की, जैसे मैंने कल लिखवाया था सर्कमस्टेंसेस ऑफ इजमा, ठीक है। तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, नहीं मेरे भाई। और इसी तरह पायस, नोबल, ऑनेस्ट हो, वेल रेप्यूटेड हो, ये वाला आंसर आएगा नहीं। एग्जामिनर देखो क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है भाई हु इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इजमा का मतलब हमारा ये है कि ये बताओ कि किस एरा, किस जमाने के लोगों का इजमा एक्सेप्टेबल होगा। तो देखो सम स्कॉलर्स, बेटा बात सुनना जरा गौर से, हाँ, सम स्कॉलर्स का ये कहना है कि इट इज द अग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट्स कंपेनियंस, ठीक है, एंड देयर डायरेक्ट सक्सेसर्स इन मदीना। यानी ये होली प्रॉफिट की कंपेनियंस का इजमा है, मतलब एग्रीमेंट है, मतलब सिंपल हो गया कि अगर कंपेनियंस के बाद वाले एरा में इजमा किया भी जाएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी वो थर्ड सोर्स ऑफ लॉ नहीं बनेगा, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। आई बात समझ में? कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉफिट के सिर्फ कंपेनियंस और उनके डायरेक्ट सक्सेसर, मतलब ताबेइन, ठीक है, वो भी सिर्फ मदीना से बिलोंग करने वाले, ठीक है। अगर मदीना के अलावा के कंपेनियंस होंगे या ताबेइन होंगे, ठीक है, तो उनका इजमा थर्ड सोर्स ऑफ लॉ नहीं बनेगा, ठीक है भाई। थर्ड सोर्स ऑफ लॉ ना बनने का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनो, कि उसके ऊपर अमल करना हर एक के लिए फर्ज नहीं होगा, इजमा पे अमल करना हर एक के लिए फर्ज होता है वरना। नंबर टू, कुछ स्कॉलर्स का कहना ये है कि भाई ऑल कंपेनियंस, पहले वालों ने मदीना को फोकस किया था कि मदीना वाले कंपेनियंस और सक्सेसर्स ऑफ द कंपेनियंस, और यहां पर ऑल कंपेनियंस
चाहे वो मदीना में हो या एल्सवेयर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे वर द डायरेक्ट स्टूडेंट्स ऑफ प्रॉफिट, तो उनके टाइम के जो इजमा होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे, ऐसा उपमानना है कुछ दूसरे लोगों का। यानी ये डिफरेंट ओपिनियंस है अलग अलग स्कॉलर्स के। अभी तक मैंने ऑल एक्सेप्टेड बेस्ट ओपिनियन नहीं बताया है, ठीक है, जस्ट सीआई के मुताबिक हम ओपिनियंस बता रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ राइटली गाइडेड कैलिफ के टाइम पर जो इजमा हुए थे वो थर्ड सोर्स ऑफ लॉ बनेंगे, उसके बाद वाले इजमा थर्ड सोर्स ऑफ लॉ नहीं बन सकते। वो जो हुए थे कुरान की कॉम्पिलेशन, वो जो हुए थे इलेक्शन ऑफ अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के ऊपर, ठीक है, वो जो हुआ था होली प्रॉफिट के बाद फॉल्स प्रॉफिट से लड़ने के ऊपर, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल होंगे और नहीं। अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन ये तीनों ओपिनियन एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, अब इसको कोई भी फॉलो नहीं करता। नंबर फोर्थ ओपिनियन, कुछ स्कॉलर्स कहते थे कि भाई इजमा जब एक्सेप्टेबल होगा जब मुस्लिम कम्युनिटी एट लार्ज, क्या मतलब 100% मुसलमान जब एक बात पर यूनाइट हो जाएंगे तो वो कहलाएगा इजमा। आ गई बात समझ में? जब 100% मुसलमान, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि 100% मुसलमान जब एक बात पर यूनाइट हो जाए, ठीक है, मेजोरिटी हो सकता है, क्योंकि देखो ना 100% मुसलमान तो लिटरेट भी नहीं है, उनका क्या ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, उनका तो कोई ओपिनियन ही नहीं है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स, ठीक है, किसी बात पर यूनाइट हो जाए, ठीक है, तो दैट इज इनफ फॉर इजमा टू बी कंडक्टेड, ठीक है। तो डिफिकल्ट बिकॉज कम्युनिटीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर ओपिनियंस थॉट्स सब डिफरेंट होते हैं, तो मेजोरिटी आ जाए किसी चीज के ऊपर, दैट इज गुड। नेक्स्ट थिंग, लेकिन तो इसका मतलब ये नंबर फोर्थ वाला ओपिनियन भी अब हमारे काम का नहीं है, ठीक है। नंबर फाइव, मेजोरिटी, ठीक है, जरिस्ट हु आर एक्सपर्ट्स ऑन लीगल मैटर्स ऑफ ऑल एजेस। क्या मतलब भाईजान, ये मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स का मानना है कि भाई वो जरिस्ट जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं यानी स्कॉलर्स हैं लॉ के, ठीक है, वो किसी भी एज के हों, यानी किसी भी एरा के हों, एनी करंट एरा के हों, ठीक है, वो अगर यूनाइट हो जाए किसी मैटर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इजमा। आ गई बात समझ में? ठीक है मेरे भाइयों, क्या मतलब? बहुत सिंपल हो गया कि भाई इजमा जैसे पहले एग्जिस्ट करता था आज भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि इजमा जैसे सिर्फ कंपेनियंस के जमाने में था या बाद के जमाने में। क्यों? वजह यह है कि भाई इजमा करने का हुक्म कुरान में, हदीसों में, एंड कुरान इज हदीस फॉर एवर। कुरान और हदीस फॉर एवर के लिए होते हैं, कुरान और हदीस कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होते, ठीक है, फॉर एवर के लिए होते हैं, ठीक है भाई। तो अब ये देखिएगा, तो अब आ जाए, ये तो 5 पॉइंट ऑफ व्यू सुन्नीस के थे। शियाज का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है थोड़ा सा। शियाज कहते हैं कि भाई देखो, ज्यूरिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजमा को हम एक्सेप्ट करेंगे। जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का इजमा था हम उसको तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, लेकिन और अपने इमाम्स की एंडोर्समेंट जिस इजमा के ऊपर होगी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट उसके बाद के जो इजमा होंगे, ठीक है, वो हम एज द सोर्स ऑफ लॉ या थर्ड सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर नहीं मानेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो क्योंकि वो कहते हैं कि भाई देखो असल तो कुरान और हदीस था, ठीक है, तो जब कुरान और हदीस असल था, ठीक है, तो अब हम सिर्फ वो वाले इजमा मानेंगे जो कुरान और हदीस के जमाने में पाए जाते थे, यानी 3 सेंचुरीज तक जो इमाम्स चलते रहे, ठीक है, उनके उनके जमाने तक जो इजमा पाए जाते थे हम उसको मानेंगे, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी सुन्नीस वही जवाब देंगे कि भाई देखो कुरान और हदीस इज फॉर एवर, और जब कुरान और हदीस फॉर एवर के लिए है तो किसी चीज का हुक्म जो कुरान और हदीस में दिया जा रहा है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको मनसूख नहीं कर सकते, कैंसल्ड आउट नहीं कर सकते, जब तक कि कुरान खुद उसे कैंसिल ना कर दे, ठीक है। कुरान को कोई और चीज कैंसिल नहीं कर सकती। आई बात समझ में? तो इसलिए सुन्नी इसका ही जवाब देते हैं। लेकिन बहरहाल वट एवर, आपने वहां पॉइंट ऑफ व्यूज और ओपिनियन लिख कर आने मेरे भाई, ठीक है, अगर हु इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इजमा का क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट थिंग, अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ इजमा कितना आसान है, ठीक है, कि देखो सबसे पहले ना उसने देखो अपनी कॉपी में देखना, उसने एग्जाम्पल्स ऑफ इजमा क्या मांगी थी। उसने कहा था फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम एंड ऑफ द कंपेनियंस, फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम एंड द कंपेनियंस, ठीक है। तो अब प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के टाइम की इजमा की एग्जाम्पल हमारी मार्क स्कीम में लिखी हुई है, बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ फ्रेंच। लेकिन एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं भाई, ठीक है,
एक्चुअल में ये अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। क्यों? क्योंकि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर कोई अग्रीमेंट होता भी है तो वो इजमा नहीं कहलाता, वो तो हदीस बन जाता है, यानी इजमा से हायर लेवल का। ठीक है। अब बैटल ऑफ ओहद में जो मुसलमानों ने मशवरा किया था कि इनसाइड फाइट करना चाहिए आउटसाइड, ठीक है, तो वो इजमा नहीं कहलाता, वो मशवरा कहलाता है, सजेशन कहलाता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, वहां तो डिसीजन होली प्रॉफिट का था। ठीक है। इसी तरह बैटल ऑफ ट्रेंच देख ले, ठीक है, तो वो इजमा नहीं कहलाएगा, वो मशवरा कहलाएगा। लेकिन फिर भी हम बैटल ऑफ ओहद और ट्रेंच को होली प्रॉफिट के टाइम की इजमा की एग्जाम्पल मान रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि बाय दीज एग्जाम्पल्स एक्चुअली होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught the Muslims how to conduct the ijma afterwards। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए तो ओहद और ट्रेंच की एग्जांपल को इजमा मान लिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद आ जाओ राइटली गाइडेड कैरियर्स के टाइम का इजमा। हजरत अबू बकर का इलेक्शन इटसेल्फ वाज अ ग्रेट इजमा। उसके बाद कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान, कुरान की कंपाइलेशन, ठीक है, कुरान को क्या कहते हैं, जो मैंने एग्जांपल दी, हजरत अबू बकर के जमाने में हुआ। तरावी हजरत उमर के जमाने में, जो कल भी समझाया था। सेकंड अजान ऑफ जुमा हजरत उस्मान के जमाने में, ठीक है, जो कल भी इसका डिस्कशन हुआ था। तो बी को एक मेरे भाई, बी को एक जल्दी से लिख लो। तो देखो बेटा, मैंने क्या कहा कि राइटली गाइडेड कैरियर्स के का इजमा यहाँ पे जस्ट मेंशन करोगे। अब बोले कि सर दो दो लाइनों का लिखें बस। तो भाईजान देखो, पहले ही आंसर बहुत लॉन्ग हो चुका है, दो लाइनों का भी बहुत है। ठीक है। अब ये डन हो गया। अब ये टॉपिक इजमा का एंड हुआ। ठीक है, जरा जल्दी कीजिएगा, हमें आगे जाना है। बी को एक